वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन ए वेव प्रोपोगेट्स थ्रू मीडियम एंड पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिकली, द वेव इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इफ वेव प्रोपोगेट्स इन ए प्लेन देन दिस इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। यानी हम जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है या चलती है, जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है या चलती है और माध्यम के सभी कण सरल आवर्त गति में कंपन करते हैं, यानी सभी कण सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति करते हैं, तो यह तरंग सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहलाती है। इस तरह से जब भी किसी माध्यम में तरंग चलती है और माध्यम के सभी कण सरल आवर्त गति करते हैं, तो यह तरंग सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहलाती है। यदि ये सरल आवर्त प्रगामी तरंग एक ही तल या एक ही समतल में आगे बढ़ती है, तो यह समतल प्रगामी तरंग कहलाती है। इस तरह से हमारी जो सरल आवर्त प्रगामी तरंग है, अगर एक ही प्लेन में या एक ही तल में आगे बढ़ेगी समतल में, तो ये समतल प्रगामी तरंग कहलाती है। तो किसी तरंग में यदि माध्यम के सभी कण सरल आवर्त गति करते हैं, तो यह तरंग सरल आवर्त प्रगामी तरंग कहलाती है। और अगर एक ही प्लेन में ये तरंग आगे बढ़ती है, तो यह जो वेव है, तरंग है, ये समतल प्रगामी तरंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन वाटर सरफेस, द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंगे, ये समतल प्रगामी तरंगों का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, यानी डोरी में उत्पन्न तरंगे, ये भी समतल प्रगामी तरंगों का उदाहरण है। अब मान लेते हैं किसी एट ए पर्टिकुलर टाइम पर हमारा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये विस्थापन समीकरण है। किसी क्षण t पर तरंग का विस्थापन समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां a एम्पलीट्यूड आयाम है तरंग का और ओमेगा कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी, ये 2 पाई n या 2 पाई बाई टी होता है। हम यहाँ कंसीडर करेंगे एक वेव जिसमें x एक्सिस पर हमारा x कोऑर्डिनेट है और y एक्सिस पर विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारी समतल प्रगामी तरंग का या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, इसमें विस्थापन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट दर्शाए गए हैं और एम्पलीट्यूड a है। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर कंसीडर करेंगे। P इज एट एनी पॉइंट सिचुएटेड एट x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन हमारा ये है, यहाँ से x डिस्टेंस यानी x दूरी पर स्थित पॉइंट P पर हम कंसीडर करेंगे। P कोई बिंदु है जो कि O बिंदु O से या ओरिजिन से x दूरी पर स्थित है। तो सिंस स्पीड ऑफ वेव इज v, यानी द्रव की इसकी तरंग की चाल v है, सिंस स्पीड ऑफ वेव इज v, टाइम टेकन बाय वेव टू रीच P, चूंकि तरंग का वेग v है, तरंग को बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय, तो हमें दूरी मालूम है और वेलोसिटी यानी चाल मालूम है, तो टाइम जो लगेगा t डैश इक्वल टू एक्स बाई वी। तो इसलिए जो टाइम है वेव को p तक पहुंचने में वो x बाई वी है। दस पार्टिकल एट p विल ऑसिलेट आफ्टर x बाई वी सेकेंड। अतः p पर स्थित कण x बाई वी सेकेंड बाद कंपन करेगा। तो इस तरह से अगर वेव यहाँ से ओरिजिन से प्रोड्यूस हो रही है, तो वेव को P तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा x बाई वी है, तो इसलिए जैसे ही वेव यहाँ प्रोड्यूस होगी x बाई वी सेकेंड बाद ही पार्टिकल एट P वो वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। नाउ इफ एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल P इज टू बी डिटरमिन्ड। Now, at time t, displacement equation of particle P is to be determined. We must replace t by t minus x by v. यानी यदि किसी क्षण
टी पर कण P का विस्थापन समीकरण ज्ञात करना है तो T के स्थान पर T माइनस एक्स बाई वी रखना होगा, तभी हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या विस्थापन समीकरण ज्ञात होगा। तो इसको पुट करेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जगह t माइनस एक्स बाई वी, ये पुट करेंगे और फिर हम v को कॉमन ले लेंगे ओमेगा के साथ, a साइन ओमेगा बाई वी ब्रैकेट में वी टी माइनस एक्स, ओमेगा बाई वी, ओमेगा 2 पाई एन होता है, v इक्वल टू एन लेमडा, तो ये 2 पाई बाई लेमडा हो गया। तो इस तरह से y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये एक इक्वेशन आ गया हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। और भी फॉर्म्स हैं, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, लेमडा को अंदर ले जाएंगे, v बाई लेमडा t माइनस एक्स बाई लेमडा हो गया, और फिर y इक्वल टू ए साइन 2 पाई t अपान कैपिटल T माइनस एक्स बाई लेमडा, जहाँ v बाई लेमडा को v को n लेमडा लिखेंगे और कट जाएगा, n बचेगा, ये 1 बाई टी हो गया। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया y इक्वल टू ए साइन 2 पाई t अपान कैपिटल T टाइम पीरियड माइनस एक्स बाई लेमडा। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी ये धनात्मक अक्ष दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है। ये जो हमारी इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म आए, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली प्लेन प्रोग्रेसिव वेव यानी समतल प्रगामी तरंग का समीकरण होता है। इसी तरह से हम निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण ज्ञात करना है तो हमें x की जगह माइनस एक्स रखना पड़ेगा, तो निगेटिव x आ जाएगा। तो जब x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो सभी जगह हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा ब्रैकेट में वी टी प्लस एक्स, ये प्लस एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन टी प्लस एक्स बाई लेमडा, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी ऋणात्मक अक्ष दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण ये है। ये हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो गई। अगर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसमें x माइनस में रहता है, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो उसमें x प्लस में रहता है। तो इस तरह से ये हमारा डिस्टिंग्विश होता है। फिर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव परावर्तित तरंग का समीकरण। हम इंसिडेंट वेव लेंगे, आपतित तरंग, जो तरंग किसी तल पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसका इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा ब्रैकेट में वी टी माइनस एक्स। ये एक तरंग है जो कि इंसिडेंट हो रही है और ये कई सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होगी। पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सरफेस, मुक्त तल से परावर्तन। मुक्त तल से परावर्तन के केस में जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, परावर्तित तरंग, वो आएगी y इक्वल टू ए वन साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। इसमें a1 एम्पलीट्यूड इसका बदल जा रहा है, रिफ्लेक्ट जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड a है, रिफ्लेक्टेड वेव है, परावर्तित तरंग का आयाम a1 हो गया तो बदल जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, यानी परावर्तित तरंग का आयाम बदल गया। और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बदल जाती है। जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है वो उसकी डायरेक्शन बदल जाने के कारण से वो पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही थी, अब निगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर चलेगी। इस कारण से यहाँ प्लस आ जाएगा। तो y इक्वल टू ए वन साइन 2 पाई लेमडा ब्रैकेट में वी टी प्लस एक्स, ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन आ गया। यहाँ दो चेंजेस हुए, पहला एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ, दूसरा डायरेक्शन में चेंज हुआ यहाँ, और इस तरह से हमारी रिफ्लेक्टेड वेव निर्धारित होती है। अब हम सेकंड केस रिफ्लेक्शन का करेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड सरफेस, यानी दृढ़ सतह से परावर्तन। दृढ़ सतह से जब भी हमारी वेव परावर्तित होगी उसमें ए फेज चेंज ऑफ पाई राइजेज इन दिस केस, यानी दृढ़ सतह से जब भी परावर्तित होगी ए फेज चेंज ऑफ पाई राइजेज
यानी इस केस में एक पाई का कलांतर भी उत्पन्न हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हमारा परावर्तित तरंग का समीकरण y इक्वल टू ए टू साइन 2 पाई बाई लेमडा ब्रैकेट में वी टी प्लस एक्स, ये पहले सही रहेगा जैसे हमारा पिछले केस में है, और एडिशनल क्या आएगा प्लस पाई, पाई का एक फेज चेंज और आ गया। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो y इक्वल टू माइनस ए टू साइन 2 पाई बाई लेमडा ब्रैकेट में वी टी माइनस एक्स प्लस वी टी प्लस एक्स, ये हमारा इक्वेशन आ गया। y इक्वल टू माइनस ए टू माइनस साइन, यहाँ साइन पाई का की वैल्यू रखने से ये आया है माइनस ए टू साइन 2 पाई बाई लेमडा ब्रैकेट में वी टी प्लस एक्स, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन आ गया। A2 जहाँ A2 एम्पलीट्यूड है ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव यानी परावर्तित तरंग का आयाम। तो इस तरह से हमारे रिजिड सरफेस के केस में एक पाई का एडिशनल फेज चेंज ऑब्जर्व होता है या कलांतर आता है। अब हम फेज एंड फेज डिफरेंस, कला एवं कलांतर, इसकी चर्चा करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल परिणामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन t आवर्तकाल माइनस एक्स बाई लेमडा। इस इक्वेशन में जो एंगल पार्ट है, हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो एंगल पार्ट है, एंगल पार्ट क्या है 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन t माइनस एक्स बाई लेमडा। ये जो एंगल पार्ट है इट इज कॉल्ड फेज, कला। जो भी एंगल है वो कला कहलाती है या फेज एंगल कला कोण कहलाता है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम और पोजीशन पर पार्टिकल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, पार्टिकल की स्थिति के बारे में पूरी तरह से बताता है, इसलिए इसको फेज कहते हैं या कला कोण कहते हैं। अब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहला केस एट सेम पॉइंट एट डिफरेंट टाइम, यानी किसी नियत दूरी पर अलग अलग समय के लिए। तो हम वेव में एक पॉइंट चूज कर लेंगे और फिर उस पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ओरिजिन से x डिस्टेंस पर पॉइंट P चूज कर लिया। अब P पर किसी टाइम t1 पर देखेंगे और किसी टाइम t2 पर देखेंगे। तो इस तरह से एट एनी डिस्टेंस x फेजेस φ1 φ2 आर एट टाइम t1 एंड t2 आर रेस्पेक्टिवली, यानी दूरी x पर समय t1 और t2 पर कलाएं क्या हैं क्रमशः φ1 और φ2 हैं। तो इन कलाओं को हम लिखेंगे। φ1 कला क्या हो गई एट टाइम t1 है, φ1 इक्वल टू 2 पाई, और हम यहाँ जो हमारा फाई का इक्वेशन है इसमें हम t1 रखेंगे, φ1 मिल जाएगा। तो φ1 इक्वल टू 2 पाई t1 अपॉन t माइनस एक्स बाई लेमडा, क्योंकि हमने सेम पोजीशन पर ले रखा है, बस टाइम डिफरेंट कर रहे हैं तो x सेम रहेगा। और फिर इसी तरह से φ2 का केस t2 समय पर जो हमारा फेज आएगा, बस t की वैल्यू t2 रख देंगे। φ2 इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में t2 अपॉन t माइनस एक्स बाई लेमडा। इस तरह से हमारी दोनों फेजेस φ1 और φ2 हो गई। अब फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कलांतर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 2 पाई ब्रैकेट में t2 अपॉन t माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस 2 पाई ब्रैकेट में t1 अपॉन t माइनस एक्स बाई लेमडा। जो हमारा एक्स बाई लेमडा है, तो इस तरह से एक्स बाई लेमडा दोनों तरफ कट जाएगा, माइनस प्लस है, और फिर केवल t का टर्म बचेगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई t2 माइनस t1। इस तरह से हमारा फेज डिफरेंस मिल गया कलांतर। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू t2 माइनस t1 को हम डेल्टा T लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा डेल्टा T आ गया टाइम डिफरेंस, समय अंतराल। तो इस तरह से डेल्टा फाई फेज डिफरेंस या कलांतर ये रिलेटेड है टाइम डिफरेंस से। कैसे रिलेटेड है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T टाइम पीरियड इंटू डेल्टा T। इस तरह से हमारा फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस या कलांतर और समय अंतराल रिलेटेड होते हैं।
और फिर स्पेशल केस करते हैं। इफ डेल्टा टी इज टाइम पीरियड, यानी जो टाइम डिफरेंस है वो आवर्तकाल के बराबर है, देन दोनों कट जाएंगे और जो फेज डिफरेंस आएगा हमारा डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी आवर्तकाल टाइम डिफरेंस के लिए हमारा कालांतर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इस तरह से पहले केस में हमने फेज डिफरेंस निकाला किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि x डिस्टेंस पर स्थित है ओरिजिन से, और डिफरेंट टाइम t1 और t2 पर हमने देखा है। इसके विपरीत हम क्या करेंगे, इसके विपरीत हम सेकंड केस में दो डिफरेंट पॉइंट्स a और b पर देखेंगे सेम टाइम में। a की डिस्टेंस x1 है और b की डिस्टेंस ओरिजिन से x2 है, और हम सेम टाइम पर इन दोनों पॉइंट्स के लिए फेजेस के बारे में देखेंगे φ1 और φ2। तो यानी व्हेन x चेंजेस, यानी x परिवर्तित हो रहा है, टाइम सेम है, टाइम इज सेम, यानी x जब बदले टाइम वही रहे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पॉइंट्स जो कि ओरिजिन से x1 और x2 दूरी पर स्थित हैं वहां फेजेस φ1 और φ2 निकालेंगे और फेज डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो आते हैं डेरिवेशन के लिए। सबसे पहले एट एनी टाइम t पार्टिकल एट a is at x1 distance and phase is φ1, पार्टिकल एट b is at x2 distance and phase is φ2, यानी किसी टाइम t पर x1 दूरी पर स्थित कण की कला φ1 है और x2 दूरी पर स्थित कण की कला φ2 है। और हम φ1 φ2 लिख पाएंगे फाई के इक्वेशन से। φ1 इक्वल टू 2 पाई, टाइम सेम लिया है हमने, t अपॉन टी माइनस x1 बाई लेमडा, चूंकि पहले पार्टिकल की डिस्टेंस x1 है तो x1 बाई लेमडा लिख लेंगे। इसी तरह से φ2 इक्वल टू 2 पाई t अपॉन टी माइनस x2 बाई लेमडा, टाइम सेम रहेगा, पोजीशन यानी a और b के जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं, x1 और x2, तो इसलिए हमने φ1 φ2 के लिए x1 और x2 इस्तेमाल किया है। अब हम फेज डिफरेंस कालांतर की गणना करेंगे। फेज डिफरेंस कालांतर डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1, जस्ट इसमें से ये घटा देंगे। तो जब घटाएंगे 2 पाई टी अपॉन टी माइनस x2 बाई लेमडा माइनस 2 पाई टी अपॉन टी माइनस x1 बाई लेमडा, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t बाई टी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा x1 माइनस x2, और हम ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है इसको पाथ डिफरेंस या पथांतर कहते हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स इक्वल टू x1 माइनस x2। इस तरह से डेल्टा फाई क्या है, हमारा कालांतर हो गया फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इस तरह से ये मिल गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब हम स्पेशल केस, यदि हमारा पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर हो जाए, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा देन डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस इज 2 पाई रेडियन, क्योंकि लेमडा से लेमडा यहाँ लेमडा रखेंगे तो लेमडा से लेमडा कट गया, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये केस आ गया, इसमें हमने सेम टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स पर फेजेस की गणना की और फिर इसके बाद फेज डिफरेंस निकाला। इसमें हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां किसी मीडियम में 2 या मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी किसी माध्यम में 2 या अधिक तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं तो तरंगों का अध्यारोपण यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स प्रिंसिपल लागू होता है। कैसे होगा, इफ 2 or more waves are traveling in a medium in same direction then resultant wave will be vector sum of displacement of all waves, यानी यदि किसी माध्यम में 2 या अधिक तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं या संचरित हो रही हैं तो परिणामी तरंग का विस्थापन सभी संचरित तरंगों के विस्थापन का सदिश योग होता है। तो हम सीधे सीधे वेक्टर सम निकाल लेंगे सभी डिस्प्लेसमेंट का, और हमारी जो
रिजल्टेंट वेव है, परिणामी तरंग, उसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि किसी माध्यम में दो या अधिक तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो परिणामी तरंग का विस्थापन माध्यम में संचलित सभी तरंगों के विस्थापन का सदिश योग होता है। यदि हमारे पास y1, y2 एंड yn इत्यादि तरंगें वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेव है, परिणामी तरंग, y इक्वल टू वेक्टर सम है y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस yn वेक्टर। इसका एक टिपिकल एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास एक वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में और इसका एम्पलीट्यूड a है, और दूसरी उसी डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट, वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड b है। तो इस तरह से दोनों वेव हमारी हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हर एक पॉइंट पर हम वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम करेंगे तो a प्लस बी, इस तरह से हमारी रिजल्टेंट वेव आ जाएगी। और अगर इसके विपरीत b दूसरी डायरेक्शन में है तो फिर हम क्या करेंगे, a प्लस बी, तो b को माइनस कर देंगे, यानी वेक्टर सम करने में ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये a माइनस बी ही हमारा रिजल्टेंट वेव बचेगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण के भेद या प्रकार। जब भी माध्यम में वेव्स ट्रैवल करती हैं दो या अधिक, तो उनके अध्यारोपण या सुपरपोजिशन से नई वेव जनरेट होती है, रिजल्टेंट वेव। और वो किस तरह से होगी? पहला केस इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होता है। इसमें क्या है, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपरपोज्ड, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपरपोज्ड देन फ्रॉम सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड। यानी जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप व्यतिकरण होता है। दूसरा, बीट्स या विस्पंद, व्हेन टू वेव्स हैविंग नियरली सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपरपोज्ड, व्हेन टू वेव्स हैविंग नियरली सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपरपोज्ड देन बीट्स विल बी जनरेटेड। यानी जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो बीट्स या विस्पंद उत्पन्न होते हैं, और जो हमारी बीट्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ बी इक्वल टू F1 माइनस F2, F1 और F2 जो नियरली सेम फ्रीक्वेंसी हैं वो हैं। तो इस तरह से हमारी बीट्स जनरेट होती हैं। थर्ड केस में अप्रगामी तरंगें या स्टेशनरी वेव, या इनको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन का फर्क है। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, आके मिलती हैं, यानी ये विपरीत दिशाओं से आके मिलती हैं। देन जनरेटेड वेव इज स्टैंडिंग वेव। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपित होती हैं, यानी जब दो समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपित होती हैं तो अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी स्टैंडिंग वेव उत्पन्न होती हैं, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी पैटर्न बनाती हैं। और इस तरह से कुछ पैटर्न हो जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा। एन जहाँ नोड या निस्पंद कहलाता है, ए एंटी नोड प्रस्पंद कहलाता है। तो ये काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के भेद हो गए। समरी करते हैं, जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स ट्रैवल करती हैं, समान आवृत्ति की वेव ट्रैवल करती हैं, तो और साथ ही साथ वो एक ही दिशा में ट्रैवल करें। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। अगर नियरली सेम आवृत्ति की हैं, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं तो बीट्स उत्पन्न होती हैं या विस्पंद उत्पन्न होता है। अगर हमारी वेव सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम एम्पलीट्यूड की हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं एक दूसरे के, तो इनसे जो उत्पन्न
वेव्स होती हैं वो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं।